Hello everyone, I'm Sham Saraf and today we'll be solving questions of that had come up in NIMSET paper of 2020. So I'll be doing the reasoning and QA part. और अगर आप देखो रीजनिंग QA पार्ट जो 2020 का था वो काफी आसान था. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कुड हैव बीन सॉल्व्ड. मोस्ट क्या वैसे तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे बट यस एज इन अगर आप एग्जाम हॉल में जाते हो देयर ऑब्वियसली फ्यू क्वेश्चंस जो कई बार स्किप हो जाते हैं, दिमाग में नहीं आते. But still you could have solved majority of the question over there. So let's look at the questions जो आए थे, कैसे अप्रोच करना था उनको, किस तरह से फोकस होके क्वेश्चंस को सॉल्व करना था. तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा कंसेप्चुअल है एंड थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल it says a set of consecutive positive integers beginning with 1 is written on blackboard. A student came along and erased one number. The average of the remaining numbers is 35 7 by 17. What is the number erased? So basically idea ये है कि एक नंबर लिखा गया, जैसे फॉर एग्जांपल 1 से मान लेते 15 तक एक नंबर रखा गया था. एग्जांपल है ये. अब एक स्टूडेंट ने आया, उसमें से एक नंबर, कोई भी एक नंबर अपनी चॉइस का हटा दिया. ठीक है, तो पहले कुछ एवरेज होगा, जैसे एक नंबर हटाए एवरेज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. तो जो चेंज एवरेज है वो 35 7 by 17 दिया हुआ है. तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो नंबर हटाया गया है वो कौन सा है. तो फिलहाल मैंने एग्जांपल में आपको बताया कि मैंने 1 से 15 लिया है. ठीक है, और 1 से 15 लेकर के अगर मैं एवरेज दूं तो आसान हो जाएगा आपको कैलकुलेट करना. बट इन ओरिजिनल इस क्वेश्चन में हमें पता नहीं है कहां से कहां तक नंबर्स है. सो लेट्स से नंबर्स 1 2 so on अप टू n तक लिखे गए थे. तो इसका कुछ एवरेज होगा, राइट. फाइन. सो वो जो भी एवरेज होगा वो कितने नंबर्स का एवरेज होगा, n नंबर्स का एवरेज होगा. अब एक नंबर हटा दिया गया है. एक नंबर हटा देने के बाद क्या हो रहा है, मान लो एक नंबर हटा दिया तो अब कितने नंबर्स बचेंगे, n-1 नंबर्स. ये जो n-1 नंबर्स है इनका एवरेज कितना है, ये दिया हुआ है 35 7 by 17. नाउ इससे हमें क्या पता चल रहा है कि या तो आप ये सोचो कि जो भी हम मान लो 15 नंबर्स का एवरेज निकाल रहे हैं, राइट, तो हम डिवाइड बाय 15 करेंगे. तो अगर डिनोमिनेटर में 15 है या तो 15 नंबर्स रहा होगा, या अगर मान लेते 30 नंबर्स भी होते तो हो सकता है कुछ कैंसिल हो जाए, 2 से कैंसिल होकर ये 15 आ जाए, है ना. सो आइडियली आप ये समझ सकते हो कि जो नंबर्स है यहाँ पे n-1 जो नंबर्स हैं या तो ये मिनिमम 17 होंगे. क्यों, क्योंकि 17 डिनोमिनेटर में तो कम से कम 17 नंबर्स होने चाहिए थे बचे हुए, या फिर 17 के क्या होंगे मल्टीपल, जैसे 17 हो सकता है, या 17 का डबल 34 हो सकता है, इसका ट्रिपल 51 4 टाइम्स 68 एंड सो ऑन, ऐसे कुछ हो सकता है. तो यहाँ से हमें अंदाजा लगाना है. अब ये सोचो, इमेजिन करो अगर 17 नंबर्स बचे हुए थे, मतलब टोटल कितने नंबर्स रहे होंगे 18. टोटल कितने नंबर्स रहे होंगे 18 शुरुआत में, मतलब नंबर्स होंगे 1 2 3 so on अप टू 18. एक नंबर हटा दिया, और जैसे एक नंबर हटाया एवरेज कितना हो गया 35 7 by 17. तो देखो बचे रहेंगे नंबर 17 ना, तो जो बचे हुए नंबर्स होंगे 17 से डिवाइड करेंगे ना उसको एवरेज में, तो मान लो कैंसिल नहीं होता है 17 आ जाएगा नीचे. समझ में आ रही है पॉइंट. ठीक है, एक नंबर हटाने के बाद की बात कर रहा हूँ. तो आप ये सोचो, थोड़ा अंदाजा लगाओ, यहाँ से कैलकुलेट मत करो, जस्ट इमेजिन करो यहाँ पे ओरिजिनल सेट ऑफ नंबर्स जो है 1 से 18, राइट, इनका एवरेज कितना है, 1 से 18 तक का एवरेज कितना है, 9.5 है. अब अगर मैं कोई भी एक नंबर हटाऊंगा तो एवरेज अचानक से शूट अप करके 35 तक तो नहीं पहुंच सकता है. इट इज नॉट पॉसिबल, राइट. छोटा से छोटा नंबर भी हटा दूंगा तो एवरेज इतना शूट अप नहीं करेगा, राइट. तो इसका मतलब n-1 17 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है. इसी तरह आप अगर देखोगे, ध्यान करोगे, मतलब थोड़ा सा यही कैलकुलेशन जो एवरेज वाला यही करो तो आप देखोगे 34 एंड 51 भी पॉसिबल नहीं है. कहाँ पे पॉसिबल है, 68 जब हम लगा के देखते हैं तो एक पॉसिबिलिटी बनती है, उसको देखते हैं. अब इमेजिन करो n-1 68 है, n क्या हो जाएगा 69. ठीक है, मतलब ओरिजिनली कितने नंबर थे 69 नंबर्स थे. ओरिजिनली 69 नंबर्स थे, एक नंबर हटाया तो 68 नंबर्स बच गए. मतलब जो बोर्ड पे नंबर्स लिखे गए थे वो कौन से नंबर्स थे 1 2 3, कहाँ तक लिखे गए थे 69 तक. अब सोचो इनका एवरेज क्या होगा,
1 से 69 तक का एवरेज कितना होगा? 35। अब क्या एक नंबर हटा दिया जाए, मान लो 1 या 2 या 3 या 4 इस तरह से, तो एवरेज स्लाइटली बढ़ जाएगा ना, तो बिल्कुल 35 7/17 के आसपास पहुंच सकता है, राइट? अब बोलोगे 17 कैसे आएगा डिनोमिनेटर में? क्योंकि भाई बचे रहेंगे 68 नंबर्स, तो जो भी बचा हुआ सम होगा उसको 68 से डिवाइड करोगे, और हो सकता है दोनों में 4 कॉमन हो, वो कैंसिल होकर 17 दे देगा डिनोमिनेटर में, ठीक है? सो ये एक पॉसिबिलिटी है, एंड ये बिल्कुल सही पॉसिबिलिटी दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो बचे हुए नंबर्स है वो 68 हैं, और जो ओरिजिनल सेट ऑफ नंबर्स है, कितने नंबर्स थे वैसे? 69, राइट? तो सम निकाल लो, ओरिजिनल सम कितना होगा? 69 नंबर्स का एवरेज कितना था? 35, राइट? और ये n नंबर्स का सम है, बचे हुए नंबर्स का सम कितना है? जो बचे हुए नंबर्स है n-1, एक नंबर हटाने के बाद क्या होगा? 68 नंबर्स बचे हैं, और उनका एवरेज कितना है? देखो 35 7/17। तो ये जो सम है आपका, ये कितना है? 2415, और ये जो सम है ये कितना है? 2408। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 7। तो वो एक नंबर जो हटाया गया वो कौन सा होगा? 7 होगा। सो द आंसर इज 7। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, राइट? सो इतनी एनालिसिस आपको सिर्फ समझाने के लिए किया हूं, अदरवाइज इट बिकम्स अ वेरी इजी क्वेश्चन मार्क करने के लिए। चलो, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वाज देयर। तो अगला क्वेश्चन अगर आप देखो, एक काइंड ऑफ अ इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, एंड कई लोग इसको गलती कर सकते हैं अगर ध्यान से इसको सॉल्व नहीं किया तो, और ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में भी सॉल्व कराया है आपको। तो ABCD अगर आप देखो, ऑलमोस्ट सेम टाइप। ABCD अगर आप देखो, अ, 4 लोग हैं जिनको ब्रिज क्रॉस करना है, मैक्सिमम ऑफ 2 पीपल कैन क्रॉस एट अ टाइम, एंड दे हैव ओनली 1 लैम्प, राइट? एक ही लैम्प है उन चारों के बीच में। A takes 1 minute to cross the bridge, B is taking 2 minutes, C is taking 8 minutes, D is taking 11 minutes। और जब भी साथ में जा रहे हैं, अ पेयर मस्ट वॉक टुगेदर, मतलब 2 लोग साथ में जाएंगे, कभी भी ब्रिज क्रॉस करेंगे 2 लोग जाएंगे, एंड मतलब ऐसा नहीं कि 2 ही लोग जाएंगे, 2 से ऊपर नहीं जा सकते। अ पेयर मस्ट वॉक टुगेदर एट द स्पीड ऑफ द पर्सन हु वॉक्स स्लोली। इसका मतलब क्या है? अगर ए भी साथ जा रहे हैं तो मतलब 2 मिनट लगेंगे ब्रिज क्रॉस करने में। स्लोली वाले जो स्लो जा रहे हैं उसके स्पीड से चलेंगे, ए एंड सी जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा? 8 मिनट लगेगा, ठीक है? सो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द ब्रिज बाय ऑल द 4 पीपल? देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, ए एंड बी को भेज देते हैं एक तरफ से। ए भी गए तो कितना टाइम लगेगा? 2। अब किसी को तो वापस आना पड़ेगा लैंप लेके, तो कौन आ जाए? ए, 1 मिनट लगा। अब क्या करें, ए सी जाए? नहीं, अब सी डी को भेज दो। सी डी जाएंगे तो 11 मिनट लगेगा, राइट? इससे क्या फायदा, जो उधर बी है वो वापस आ जाएगा 2 मिनट में, और वापस ए भी चले जाएगा, ठीक है? यहाँ पे एक सिंपल से ट्रिक है, सी डी को भेज दो सीधा सीधा, काम आसान हो जाएगा। सो टोटल कितना टाइम लगेगा? इस 18 मिनट्स। सो द आंसर इज सी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है? सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन अगर आप देखो, ये परसेंटेज ओरिएंटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा रेशियो भी दिया हुआ है यहाँ पे। सो बोल रहे एक सिटी है जहाँ पे 40.1% ऑफ द एडल्ट्स आर इलिटरेट एंड 85.1% ऑफ द चिल्ड्रन आर लिटरेट। What is also क्या करें, if the ratio of adults to that of children is 2:3, so a percentage of population that is literate चाहिए, ठीक है? So ideally आप ये मान लो adults 200 हैं और children 300 हैं। अगर 40.1% इलिटरेट है, सो लिटरेट कितने होंगे? 100 में से ये माइनस कर दो, 59.9%, isn't it? तो 59.9% आपके क्या हो जाएंगे? लिटरेट हो जाएंगे। इज इट ओके? ये लिटरेट हो जाएंगे। अब देखो 59.9%, 100 में 59.9 कितना होगा? 59.9। 200 में कितना हो जाएगा? जस्ट डबल ऑफ दिस, isn't it? 119.8। तो 200 का 59.9% निकाला है बेसिकली हमने, 59.9%। क्यों? Because 59.9% of 200 adults are what? Literate, literate, ठीक है? डोंट गो बाई डेसिमल्स, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे। इसी तरह if you look at
85.1% ऑफ द चिल्ड्रन आर लिटरेट, है ना, और कितने चिल्ड्रन है 300, तो कितना परसेंटेज है 85.1 इंटू 3 कर दो सीधा सीधा, इज इट ओके, विच इज 255.3, विच इज 255.3, ठीक है। अब टोटल लिटरेट लोग कितने हैं, इन दोनों को ऐड कर दो, अगर आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड करोगे 375.1, मतलब 375.1 लोग हैं, पीपल आर देयर इन द टाउन, इन द सिटी, जो लिटरेट है। तो हमें बस पता करना है 375 आउट ऑफ 500 कितना परसेंट है, तो 375 आउट ऑफ 500 इंटू 100, ये अगर आप कैलकुलेट करते हैं एग्जैक्ट 75%, एग्जैक्टली 75 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ये 0.1 है तो थोड़ा ज्यादा होता, बट एज पर दी ऑप्शन हम मार्क करेंगे टी। इजी कैलकुलेशन था, कोई भी इसको 30-40 सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हो, राइट। समझाने में ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, बट आई होप यू अंडरस्टैंडिंग इट वाज अ डूएबल एंड इजी क्वेश्चन इवन इन द एग्जाम। और अनलाइक द फर्स्ट क्वेश्चन, इसको आप गलत भी नहीं करोगे फर्स्ट एंड सेकंड टाइप के क्वेश्चंस के लिए। नाउ इफ यू टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, लेट्स टेक द नेक्स्ट वन। सो क्वेश्चन कह रहे हैं A runs 1 2 by 3 times. What is 1 2 by 3? 5 by 3. So A runs 5 by 3 times as fast as B. इसका मतलब क्या है 5 by 3 times as fast as B? इसका मतलब ये कि जब A 5 मीटर जाएगा तो B 3 मीटर जाएगा, तो डिस्टेंस जो ये दोनों कवर करेंगे वो किस रेशियो में कवर करेंगे 5:3। A and B डिस्टेंस किस रेशियो में कवर करेंगे 5:3। अब क्या बोल रहा है A gives B a start of 80 मीटर। स्टार्ट ऑफ 80 मीटर मतलब अगर ये यहाँ से भाग रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो इसको 80 मीटर आगे खड़ा कर देगा, किसको बी को, ठीक है। तो बोल रहा है कि हाउ फार मस्ट द विनिंग पोस्ट बी, तो रेस कितनी लंबी होनी चाहिए सो दैट ए एंड बी माइट रीच एट द सेम टाइम, तो दोनों को सेम टाइम पे पहुंचना है। तो इमेजिन करो अगर ए x मीटर भागेगा तो बी कितना भागेगा x माइनस 80 भागेगा, इजंट इट, क्योंकि इसको 80 मीटर आगे खड़ा कर दिया है। ही इज गिविंग अ स्टार्ट, स्टार्ट देना मतलब आगे खड़ा करना, राइट। और ए बी के स्पीड का रेशियो कितना है 5:3, क्योंकि वो जब ये 5 मीटर कवर करता है इतने देर में 3 मीटर, तो जब ये x मीटर कवर है, अब देखो स्पीड का रेशियो सेम होना चाहिए ना, राइट। जो डिस्टेंस कवर्ड है ए एंड बी का वो सेम रहना चाहिए बेसिकली, राइट। सो जब ए x कवर कर रहा है बी x माइनस 80 कवर कर रहा है, दिस शुड बी इन द सेम रेशियो एज 5/3, ठीक है। सो इफ यू लुक एट दिस, दिस इज 3x इज इक्वल टू 5x माइनस 400, x का वैल्यू इज 200, मतलब 200 मीटर की रेस होनी चाहिए, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये भी। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो लुक एट दिस वन, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, पर्सन's एज इज 2/5 द एज ऑफ हिज मदर। सो मान लेते हैं पर्सन का एज इज p, p is 2/5 ऑफ हिज मदर, मदर का एज मान लेते हैं n। तो यहाँ से एक एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, या तो हम कह सकते हैं p is equal to 2/5n या 5p is equal to 2n। इसको अभी फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, लेट्स चेक क्या करना है। आफ्टर 8 ईयर्स, 8 साल के बाद इसका एज क्या हो जाएगा p + 8, ठीक है। 8 साल के बाद 8 साल बढ़ जाएगा ना, he'll be half the age of his mother। मदर का एज कितना हो जाएगा m + 8, पर्सन का एज क्या होगा हाफ ऑफ द मदर एज। पूछ रहा है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द मदर, प्रेजेंट एज आज की डेट में, एज मदर का एज क्या है m है आज की डेट में। तो आप सोचो p को हम क्या लिख सकते हैं, p को हम क्या लिख सकते हैं, p इज ऑलरेडी 2/5n, राइट। इसको यही पे कर दो 2/5n + 8 इज इक्वल टू हाफ m + 4, ठीक है। इसको इधर लेके आ जाओ, so you will get a 2/5n minus 1/2n, और आप ऐसा भी कर सकते हो यहाँ पे, you can just put it reverse, 1/2n minus 2/5n, ऐसा इसलिए करें क्योंकि आपका वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगा, is 8 minus 4 which is 4, right। So this is a 1/10n which is equal to 4, m is 40, so what is the mother's age 40 years, presently mother का age is 40, पर्सन का एज पूछा होता तो 2/5 into 40, 5/8 into 16 हो जाता है आंसर इसका, ठीक है। दैट वाज अगेन अ इजी क्वेश्चन, ये तो सब कर सकते थे इवन इन द एग्जाम,
काफी डुएबल था ये, राइट? आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस. नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज देयर. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगर आप देखो यहाँ पे, it says Mr. Kumar drives to work at an average of 48 kilometers per hour. तो स्पीड जो है is 48 kilometers per hour. किसका? मिस्टर कुमार का, ठीक है. The time taken to cover 60% of the distance. First 60% of the distance हमें पता है, let's say D है. तो पहला जो 60% of the distance है, उसको कवर करने में 10 मिनट ज्यादा लगता है देन टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस. रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है? 40% ऑफ द डिस्टेंस. तो मान लो इसको कवर करने में t टाइम लगेगा, तो इसको कितना टाइम लगेगा? t + 10. तो क्या हम ये कह सकते हैं कंपेयर करने के लिए कि 20% ऑफ द डिस्टेंस जो लग रहा है उसको कवर करने में 10 मिनट लग रहे हैं, क्योंकि 20% ज्यादा है ना, और 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं. तो 20% ऑफ द डिस्टेंस कवर करने में 10 मिनट लग रहे हैं, मतलब डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 50 मिनट, राइट? अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ फार इज दिस ऑफिस, मतलब डिस्टेंस चाहिए. ये डिस्टेंस नहीं है, टाइम है. डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 50 मिनट. अब हमें एक्चुअल डिस्टेंस लिया. एक्चुअल डिस्टेंस क्या है? स्पीड इनटू टाइम. स्पीड कितना है? 48. टाइम कितना है? 50 मिनट्स. लेकिन ये किलोमीटर्स पर आवर है, तो 50/60, 5/6, 6 into 8, 8 into 5, 40. So the answer is 40 kilometers, which is option B. ठीक है, that was a quite simple सा question again. So मतलब first question was a little tricky, the second was wherein you could have, मतलब थोड़ा सा चूक जाते तो आंसर गलत हो सकता था, बट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन अब बड़े आराम से, आसानी से कर सकते थे. ऐसा कुछ बहुत बड़े चैलेंजेस नहीं थे ये सब क्वेश्चन में. अगर आप थोड़ा सा एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन किए हुए एमसीए एग्जाम्स के लिए, यू विल डेफिनेटली गेट इट करेक्ट. नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. दिस इज बेस्ड ऑन पाइप एंड सिस्टम्स, ठीक है. अब इसमें भी देखते हैं ये भी क्या कह रहा है क्वेश्चन. 2 पाइप्स है A and B, एंड ए को सिस्टम फिल करने में 37 पॉइंट, सिस्टम मतलब टैंक फिल करने में 37.5 मिनट्स लग रहा है, एंड बी को फिल करने में 45 मिनट्स लग रहा है, ठीक है. बोथ द पाइप्स आर ओपन, द सिस्टम विल बी फिल्ड इन जस्ट हाफ एन आवर. मतलब आधे घंटे में टोटल सिस्टम फिल हो जाएगा. तो बोला सिस्टम विल बी फिल्ड इन जस्ट हाफ एन आवर कब? इफ बी इज टर्न्ड ऑफ आफ्टर. इसका मतलब क्या है? बी को हमें पहले ही बंद कर देना है कुछ देर पहले, लेकिन ए कितना चलेगा? 30 मिनट्स तक चलते रहेगा. डी कितना देर चल रहा है पता नहीं है, मान लेते हैं एक्स, ठीक है. सो आप ये सोचो 1 मिनट में ए कितना काम करेगा, मतलब कितना फिल करेगा टाइम? 1/37.5. तो 30 मिनट में कितना करेगा? इंटू 30. बी 1 मिनट में कितना फिल करेगा? 1/45. 20 मिनट में, एक्स मिनट्स में कितना फिल करेगा? इंटू एक्स. एक्स मिनट्स में जितना फिल किया उसका बंद कर देना है. टोटल वर्क मिला करके कितना हो जाना चाहिए? 1. इज इट ओके? सो 7.5 से कैंसिल करो, 4/5, right? So 1/45x is equal to 1 minus 1/5, which is 1/5. So x का वैल्यू कितना आएगा? 9. तो इसका मतलब क्या है? हमें जो पाइप बी है उसको सिर्फ 9 मिनट तक ऑपरेट करना है. सो 9 मिनट के बाद उसे क्या करना चाहिए? हमें बंद कर देना चाहिए. सो द करेक्ट आंसर इज बी. ये भी इजी क्वेश्चन था. बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं एप्टीट्यूड में. बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट बनाया नहीं है, एक्सेप्ट जैसे मैंने बोला फर्स्ट 2 वाले अगर. Now this is a question of reasoning based on coding and decoding. Looks to be quite easy. Direct दिख रहा है DOES is pulled as 5 $3 and percentage. SIT is dollar. So S का अगर कोड देखो दोनों में डॉलर ही है. नहीं, S is a percentage, sorry. S का दोनों में परसेंटेज है. E का दोनों में ही अगर आप देखो 3 है, मतलब ये डायरेक्ट कोडिंग है. So edit का कोड क्या होगा? What is the code of E? 3. दोनों में 3 है, देख लो सेम है, मतलब डायरेक्ट कोडिंग है ये. डी का मतलब क्या हो गया? 5. आई का मतलब क्या हो गया? 4. एंड टी का मतलब क्या हो गया? अगर देखो थर्ड वाला हैश. सो 3, 5, 4 हैश, विच इज ऑप्शन सी.
another very easy, ये तो सिटर था, मतलब बिल्कुल कुछ करने की जरूरत नहीं है, आसानी से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा एग्जाम के अंदर भी। लेट्स गो विद द नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ रेनफॉल, ठीक है, राइट। सो क्या रहा है, इन अ शावर 5 सेंटीमीटर ऑफ रेन फॉल्स, ठीक है, द वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। So the volume that falls on 1.5 hectares of ground, 1.5 हेक्टर्स का मतलब है एरिया है, एरिया कितना है 1.5 हेक्टर, हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर। अगर आप देखो ऑप्शंस, वॉल्यूम क्या होगा एरिया इंटू हाइट, सो बेसिकली हमको 1.5 हेक्टर इंटू 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करना है, बट क्या करना है, हमें सब कुछ को चेंज करना होगा क्यूबिक, हमें मीटर्स में चेंज करना होगा, राइट। सो दैट इज समथिंग दैट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आपको पता रहना चाहिए 1 हेक्टर इज हाउ मच स्क्वायर मीटर्स बेसिकली। सो 1 हेक्टर अगर आप देखो इज 10,000 स्क्वायर मीटर्स, 1 मीटर इज 10,000 स्क्वायर मीटर्स, सो 1.5 कितना हो जाएगा 15,000 स्क्वायर मीटर्स, है ना। सो एरिया हमारा आ गया 15,000 स्क्वायर मीटर्स, और हाइट सेंटीमीटर में, तो हमें पता है 100 सेंटीमीटर इज 1 मीटर, सो 5 सेंटीमीटर इज 0.05 मीटर्स, 0.05, इज इट ओके, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 750, ये मीटर स्क्वायर है, ये मीटर है, तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा। सो द आंसर इज 750 क्यूबिक मीटर। सीधा सीधा क्वेश्चन था, अगर आपको ये पता था 1 हेक्टर का वैल्यू मीटर्स में कितना होता है, अगर ये वैल्यू नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आप देखो बाकी सारे सिर्फ एक जीरो का ही फर्क है ना, 75, 750, 7500, 75,000, सो ओनली इफ यू न्यू दिस 10,000 स्क्वायर मीटर, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। गोइंग हेड विद द नेक्स्ट वन, okay, so this is a question on reasoning, अगला वाला, and ये कह रहा है कि 8 friends हैं A to H who are sitting around a circular table playing a game of cards and they belong to two different, इस पे दो क्वेश्चंस भी हैं देखो, 60 है और 61 है based on the same data। आइडियली एक क्वेश्चन मतलब एक बार आप बना लिए सेट तो आसानी से दो क्वेश्चंस कवर अप कर सकते हो, राइट। सो चलो एक सर्कल बना लिया जाए ऐसा, एंड एक डिफरेंट आंसर आ जाएगा यहाँ पे बिकॉज ऑप्शंस अगर आप देखते हो, सो 8 लोग बैठ रहे हैं एंड A to H है, मतलब and they belong to two different teams X and Y, no two persons in the same team sit adjacent, ठीक है। तो X and Y कोई भी दो बगल में नहीं बैठे हुए, बेसिकली ये X है तो ये X होगा, ये X होगा, ये X होगा, ये Y है तो ये Y होगा, ये Y होगा, दैट इज हाउ वी गो। अब क्या कह रहा है देखते हैं यहाँ पे, A sits neither opposite to D nor to H but is sitting between C and G। तो मान लेते C यहाँ है और G यहाँ है, अगर आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो, तो A इनके बीच में है, लेकिन A के ऑपोजिट कौन नहीं है, D नहीं है, H नहीं है, राइट। सो A इज नीदर ऑपोजिट टू D नॉट टू H, D H नहीं है। अब क्या करें, B सिट्स नीदर ऑपोजिट टू A नॉट टू G, सो B यहाँ पे नहीं है, A के ऑपोजिट नहीं है, B G के भी ऑपोजिट नहीं है, ठीक है, बट इज सिटिंग बिटवीन F एंड D। सो B इज सिटिंग बिटवीन F एंड D, सोचो अब यहाँ पे B रख सकते नहीं, F D के बीच में नहीं आएगा, B यहाँ रख सकते नहीं, B यहाँ रख सकते बिल्कुल, तो अब यहाँ पे कौन आएगा, F D आएगा, राइट, F एंड D, ठीक है। सो देखो यहाँ D आ नहीं सकता तो यहाँ F, यहाँ D आ जाए, राइट। और क्या कह रहा है, बी एन एच बिलोंग टू टीम एक्स, बी एन एच बिलोंग टू टीम एक्स मतलब ऑल्टरनेट यहाँ पे एक्स आ जाएंगे, राइट, एंड डी सिट्स ऑपोजिट टू ई, सो डी इज सिटिंग ऑपोजिट टू ई, दैट्स इट। ये आपका पूरा अरेंजमेंट बन गया। हु आर द मेंबर्स ऑफ टीम एक्स, सो एक्स वाले मेंबर कौन है, बी है,
और इसके ऑल्टरनेट वाले हो जाएंगे क्योंकि बगल में बैठेंगे एच सी फिर जी। सो बी एच सी जी विच इज ऑप्शन डी। एंड इसी के जैसे ही आप अरेंजमेंट बना लियो तो सेकेंड वाला सेट भी आंसर होगा हु इज एडजेसेंट टू ई। ई के एडजेसेंट कौन है एच एंड सी विच इज अगेन दो क्वेश्चन साथ में हो जाते हैं। हार्डली 1 मिनट के अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो प्रोवाइडेड आपने रीजनिंग पे फोकस करके प्रैक्टिस किया होगा प्रीवियसली। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बिल्कुल स्पीड नहीं बनेगा इवन इन दी एग्जाम। चलो सो लेट्स राइट सो लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन गाइस। इसमें क्या कह रहा है ए बी सी डी आर 4 फ्रेंड्स एंड इनके बीच में 30 मार्बल्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। नो टू स्टूडेंट्स गॉट द इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स। मतलब अगर हमने इमेजिन करो इसको 6 मार्बल दे दो इसको 6 नहीं दे सकते राइट। नो स्टूडेंट गॉट मोर देन 10 तो 10 से ज्यादा किसी को नहीं मिला 10 से ज्यादा किसी को नहीं मिला। एंड नो स्टूडेंट गॉट लेस देन 5 तो 5 से कम भी किसी को नहीं मिला है। तो क्या क्या मिल सकता है 5 मिल सकता है 6 7 8 9 10 राइट। एंड क्या कह रहा है ए एन सी गॉट ऑड ए एन सी इनको ऑड मिला है मार्बल्स इनको भी ऑड मार्बल्स मिले हैं। डी एंड डी गॉट इवन डी को इवन मिला है डी को भी इवन मिला है। ए गॉट मोर मार्बल्स इन बी ए को बी से ज्यादा मिला है राइट। एंड सी गॉट मोर मार्बल्स देन डी तो सी को डी से ज्यादा मिला है एंड डी गॉट मोर मार्बल्स राइट डी को डी से ज्यादा मिला राइट। सो आइडली ये इवन नंबर है ये इवन है ये ऑड नंबर है। सो ये जो ऑड नंबर है दोनों इवन नंबर से ज्यादा होना चाहिए राइट। दैट इज व्हाट यू हैव टू थिंक ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 5 6 7 8 9 10 जो ऑड नंबर है दो इवन नंबर से ज्यादा होना चाहिए दोनों इवन नंबर से ज्यादा। सो वो ऑड नंबर कौन सा हो सकता है जो दो इवन नंबर से ज्यादा हो। वही हम ए को असाइन कर सकते 7 कर नहीं सकते 9 ही करना पड़ेगा ए को राइट। ए हैज टू बी 9। पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका सीधा सीधा 9 राइट। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है कि द मीन ऑफ मार्बल्स विद बीसीडी। सो अब हमें बीसीडी के भी मार्बल्स फिगर आउट करने हैं। अब हमें ये भी असाइन करना होगा कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी चारों का सम कितना होना चाहिए। इट हैज टू बी इक्वल टू 30। सो बी एंड डी क्या क्या पॉसिबिलिटीज है बी एंड डी क्या क्या पॉसिबिलिटीज है 8 एंड 6 और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। A has to be greater than B and B has to be greater than D. B and D दोनों even होंगे 10 हो नहीं सकता। So 8 and 6 ही होगा। So B has to be 8 D has to be 6 and C is greater than D तो C has to be 7। That's it। इन तीनों का जो एवरेज है अगर आप देखो दिस इज 14 + 7 21/3 which is 7। So the answer is काफी इजी क्वेश्चन था ये भी। अगर आपने ये अप्रोच लगाया यहाँ पे तो इजी हो जाएगा आपके लिए। बट एग्जाम टाइम में ये स्ट्राइक करना समथिंग आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने प्रैक्टिस किया है कुछ इस तरह के क्वेश्चन सो इट विल बी इजी फॉर यू टू सॉल्व। चलो सो लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट सेट जो आया था देखें किसके ऊपर बेस्ड है वो। सो दिस इज बेस्ड ऑन समथिंग कॉल्ड एज अगेन मतलब पजल बेस्ड काइंड ऑफ अ क्वेश्चन है ये देख करके ही लग रहा है। कमिटीज बनानी है राइट। सो Z Y X W V U S T R are the only candidates who can serve। और दो क्वेश्चंस थे। सो एक क्वेश्चन का डेटा अगर आप थोड़ा सा समझ लो तो दूसरे पे भी अप्लाई फटाफट कर सकते हो। Who can serve 3 committees K1 K2 K3। तो हम ऐसा कुछ कर लेते हैं Z Y X W V U P S R। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं 3 कमिटीज को सर्व करना है। K1 should consist of exactly 1 member more than K2। सो K2 में अगर X मेंबर्स हैं तो K1 में X + 1 मेंबर्स होंगे। It is possible that no members are in K3। So K3 में you can have 0 or more। ठीक है। Now among Z, Y, X no one can serve on K1। तो Z, Y, X ये तीनों जो है K1 को सर्व नहीं करते हैं K1 को सर्व नहीं करते हैं। ठीक है। Among W, V, U no one can serve K2। सो ये तीनों K2 को सर्व नहीं करते
एंड ये तीनों जो TSR है, नो वन कैन सर्व K3, K3 को सर्व नहीं करते, ठीक है। राइट, अब क्या कह रहे हैं, इन केस कमिटी K2, अब हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं, डेटा यही है, इन केस कमिटी K2 इज सर्व बाय TZ, सो K2 में कौन कौन है, ये देखो, देखो यहाँ पे K2 में कौन कौन है, TNZ, K2 में कितने मेंबर्स हैं, X, तो K1 में कितने होने चाहिए, 3, सो K1 में 3 मेंबर होने चाहिए, राइट। सो K2 में अगर आप देखो 2 ही मेंबर है, वो 2 मेंबर कौन है, TNZ, ठीक है, T, एक तो T आ गया K2 में, और एक कौन आ गया, Z आ गया। अब K1 में कितने मेंबर्स है, 3, हैज टू बी 3 मेंबर्स, राइट। सो वो 3 मेंबर्स कौन होंगे, जो K3 वाले नहीं आ सकते वो तो आएंगे ही आएंगे, ऐसा। और एक मेंबर और होगा यहाँ पे, तो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी विल सर्व ऑन K3, तो आप ऐसे सोचो, यहाँ 2 मेंबर है, यहाँ 3 मेंबर आ गए, राइट, तो बचे हुए 4 मेंबर्स कहाँ जाएंगे, K3 में ही जाएंगे, इजंट इट। हमें ये मतलब नहीं है कौन है वो फिलहाल, बट आंसर आ गया आपका भी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, राइट। चलो, सो लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसी से, of the 9 individuals the largest number that can serve on committee K3 is, तो मैक्सिमम कितने मेंबर्स K3 पे हो सकते हैं, बिल्कुल 6, क्यों ऐसा, देखो K1 K2 K3, K3 में 3 लोग नहीं सर्व कर सकते, तो मान लो K2 में अगर एक बंदा है, यहाँ 2 बंदे आ जाएंगे, राइट, और जो K1 K2 को सर्व नहीं कर सकते वो सारे के सारे K6 को K3 को सर्व कर ले, so the answer is डायरेक्टली 6, काफी इजी क्वेश्चन हो गया, राइट। सो दी आंसर, ये काफी इजी क्वेश्चन था, ये आपको सॉल्व कर लेना चाहिए था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स गो विद द नेक्स्ट। सो अब दिस इज अ क्वेश्चन ऑन सीरीज, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक, ओके, हमें मिसिंग नंबर चाहिए। इफ यू लुक एट द फर्स्ट वन, E F G, स्किप हो रहा है ना, F G H I J K, इट हैज टू स्टार्ट विद द K, दो ऑप्शंस हैं K से स्टार्ट होने में, L L कॉमन है, M L, थर्ड लेटर चेक कर लो खाली, F G H I J K L, L होना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। सो द आंसर इज ऑप्शन, बहुत इजी, 10 सेकेंड्स का क्वेश्चन है ये, आगे। सो लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन, इट इज पॉइंटिंग टू अ जेंटलमैन, मोहन सेड हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माय फादर्स डॉटर, तो जेंटलमैन का इकलौता भाई जो है वो मोहन के डॉटर के फादर का फादर है, मतलब क्या, मोहन के डॉटर का फादर कौन होगा, मोहन, उसका फादर होगा मोहन के फादर, और ये कौन है, इस जेंटलमैन के इकलौते भाई, तो ये जेंटलमैन मोहन का क्या लगेगा, अंकल, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सो अनदर रीजनिंग क्वेश्चन, इट वाज 9:35 AM इन गर्विता's वॉच व्हिच केप्ट करेक्ट टाइम, सो ठीक है, गर्विता के वॉच में 9:35 हो रहा है, when Manya informed her that the last bus left the bus stop at 9:25, so मान्या क्या करिए, लास्ट बस 9:25 पे चले गई है, एंड मान्या का वॉच 5 मिनट फास्ट है, सो एक्चुअली कब गई होगी, 9:20 पे गई होगी, क्योंकि मान्या अपने वॉच से बता रही है 9:25 पे गई है, तो एक्चुअली जो बस डिपार्चर करी होगी वहां से चले गई होगी वो 9:20 पे चलेगी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बस इज एवरी 20 मिनट्स, अगर 9:20 पे एक बस गई तो अगली बस कब जाएगी, 9:40 पे, और अभी कितना टाइम हो रहा है, 9:35 हो रहा है, तो कितना टाइम गर्विता को वेट करना होगा, इज ओनली 5 मिनट। अनदर इजी क्वेश्चन, सो लेट्स गो विद द नेक्स्ट वन, ओके। सो अब इसमें देखो, टोटल ऑफ 324 नोट्स हैं, जिसमें कुछ 20 रुपए के नोट है और कुछ 50 रुपए के नोट है, एंड टोटल सम इज 12450, तो पूछ रहा है 20 रुपीज के कितने नोट होंगे, राइट। सो आप इसमें
चाहो तो इक्वेशन बना सकते हो आराम से। एक आइडिया तो यही है कि मान लो 20 रुपीज वाले नोट एक्स हैं, 50 रुपए वाले नोट वाई हैं, तो टोटल नोट्स कितने होंगे 324। एंड 20 रुपए से कितने पैसे बनेंगे 20x, इससे 50y, टोटल कितना हो जाएगा 12450, 12450। तो अब क्या करना चाहिए इस हमें x का वैल्यू चाहिए, राइट, क्योंकि कंप्राइजिंग ऑफ 20 रुपीज नोट्स है तो x का वैल्यू चाहिए। तो अब क्या करो, y पार्ट सेम कर दो दोनों का। सो इफ आई मल्टीप्लाई द फर्स्ट एक्सप्रेशन बाय 50, राइट, सो आई हैव 50x plus 50y is 324 into 50, it is 16200, 16200, राइट। आप क्या कर देंगे, सीधा सीधा माइनस कर दीजिए, आपको वैल्यू आ जाएगा, राइट। सो विल हैव दिस कैंसल, so 30x का वैल्यू is 3750, so your x का वैल्यू can simply say 3750 by 30, which is nothing but 125, cancel now 0 0 and 125, so the answer is C. I hope all of you got that. ठीक है, काफी आसान सा क्वेश्चन था ये भी, nothing much to think over in this particular type of a question. Let's go to the next one. जो अगला क्वेश्चन है उस पे देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर सेट के लिए, एंड देन उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे जो बाकी क्वेश्चंस हैं। So if you look at this one, it is a direction sense of question. Rishabh stops after going 10 kilometers west from his office. So मान लो ये ऑफिस है, 10 किलोमीटर वेस्ट गया, then he was 8 kilometers turning to his left. So 8 kilometers turning to the left. After this, he goes 4 kilometers turning to his left. So 4 किलोमीटर लेफ्ट गया था। पूछ रहा है how far is he from the fixed point. तो ये ऑफिस से कितने दूर पे है. So basically this is the length I have to figure out. ठीक है, so if you just drop this, ये हो जाएगा a, और ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये यहाँ से आता है, ये जो बच जाएगा 6, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इफ यू सी दिस इज 8, दिस इज 6, सो दिस हैज टू बी 10। कैसे, रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, पाइथागोरस अप्लाई करते हैं तो सीधा आ जाएगा 10। सो आई होप यू अंडरस्टूड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट वर देयर हियर वर एक्चुअली डूएबल, आसानी से आप सॉल्व कर सकते थे, एंड आपको करना भी चाहिए। आगे जो भी क्वेश्चंस है गाइस, वी विल आल्सो डू देम एंड विल अंडरस्टैंड कैसे उनको अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। एंड ऑब्वियसली विद दी आपका एप्टीट्यूड एंड यू नो एआर का जो रीजनिंग का पोर्शन है उसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, बिकॉज यू कैन score a lot of marks in this. So thank you, we'll catch up very soon again with the next video. Till then, take care of yourself and don't move out of your houses.